आधुनिक हिंदी नाटक सफलता के जिस पायदान पर आज खड़ा है, वहाँ तक पहुँचने में उसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर एक लंबी यात्रा तय करना पड़ी है। 1850 के आसपास हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब हिंदी गद्य का विकास हो रहा था। उसके पहले, जैसा कि पहले के कार्यक्रमों में आपको बतलाया जा चुका है, संस्कृत साहित्य में रचनाएं हुआ करती थी। फिर ब्रज और अवधी भाषा का चलन हुआ, अरबी फारसी का भी बाहुल्य था। उन सब के बीच में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद हिंदी गद्य का विकास हुआ। ऐसी स्थिति में हिंदी के रचनाकारों ने साहित्य की अन्य विधाओं के साथ साथ नाट्य साहित्य की रचना भी की। किंतु जैसा कि पूर्व के कार्यक्रम में आपको बतलाया जा चुका है, हिंदी नाटक उस समय केवल अनुवाद की स्थिति में था। मौलिक रचनाएं बहुत कम हो रही थी, साहित्यिक रचनाएं भी नहीं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन जब हिंदी नाट्य साहित्य में होता है तो हिंदी को मौलिकता की दृष्टि मिलती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिकी हिंसा न भवति नामक नाटक की रचना के बाद एक मौलिक नाटक रचना का क्षेत्र प्रशस्त होता है। उसके पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन नाटककारों ने पौराणिक कथाओं को आधार बनाया, ऐतिहासिक कथा वस्तु को आधार बनाया और इसके साथ ही साथ सामाजिक कथाओं को भी अपने विषय वस्तु का आधार बनाकर अनेक नाटकों की सृष्टि की। उस समय पारसी रंगमंच का प्रभाव था और इस कारण उसकी प्रतिस्पर्धा में हिंदी नाटक अपने आप को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पा रहा था। एक तरफ लोकप्रियता का प्रश्न था, दूसरी तरफ साहित्यिकता का प्रश्न था और इन दोनों के बीच में नाटककार की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन नाटककारों ने उस चुनौती का सामना किया और कुछ अच्छे नाटक दिए, जिनमें अंधेर नगरी भी एक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात प्रसाद का युग आता है, किंतु जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु के बीच का जो समय है वह संधि काल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी जिन नाटकों की सृष्टि हुई है उसमें संस्कृत अथवा बंगला साहित्य के और अंग्रेजी साहित्य के नाटकों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है, पौराणिक कथाएं भी ली गई हैं और उसके साथ साथ ऐतिहासिक कथा वस्तुओं पर भी रचनाएं हुई। किंतु जयशंकर प्रसाद के आगमन के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो परंपराएं थी वह नया रूप धारण करती है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय जिन नाटकों की सृष्टि हुई थी शिल्प की दृष्टि से उसमें भारतीय आचार्यों के द्वारा वर्णित मानदंडों के आधार पर नाटकों की रचना हुई थी। जयशंकर प्रसाद के आगमन के पश्चात उन्होंने पाश्चात्य नाट्य अवधारणाओं को और उसके साथ ही साथ भारतीय नाट्य अवधारणाओं को दोनों को एक साथ संवेद किया और उन दोनों को मिलाकर एक नई दृष्टि के माध्यम से अपने नाटकों की सृष्टि की। एक तरह से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद के नाटक भारतीय नाट्य परंपराओं का अनुगमन करते हुए भी भारतीय नाट्य शैली से पृथकता रखते थे और इस कारण उनके नाटकों में बहुत कुछ नयापन था। सन 1937 से लेकर 1960 तक की अवधि में लिखे गए हिंदी नाटक प्रसादोत्तरकालीन हिंदी नाटकों की श्रेणी में आते हैं। इसके पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जिन नाटकों की सृष्टि हुई थी उनमें उन दोनों रचनाकारों की अभिजात्य प्रवृत्ति, उनकी साहित्यिकता और काव्यत्व का प्राबल्य था। इसके कारण वे नाटक रंगमंच के निकट नहीं बन पाए थे। हालांकि अंधेर नगरी और ध्रुव स्वामी ने नाटक रंगमंच के निकट पहुंच रहे थे और इस दृष्टि से उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी, किंतु इन दोनों नाटकों के अतिरिक्त अन्य नाटकों ने अपनी पहचान नहीं बनाई थी। प्रसादोत्तरकालीन नाटक जो लिखे गए हैं उनमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां परिलक्षित होती थी। एक तो पराधीनता कालीन और दूसरी
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की स्थितियाँ। किंतु इस तरह से उसका वर्गीकरण यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जो नाटक लिखे गए हैं वहाँ पर ये दोनों भावनाएं इस खूबसूरती से प्रस्तुत की गई है कि कहीं भी हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि नाटक स्वतंत्रता के पहले अथवा उसके पश्चात लिखा गया है। इस समय जो नाटक मिलते हैं उनमें दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, एक विषय वस्तु की और दूसरी शिल्प की। विषय वस्तु के अंतर्गत जो नाटक प्रस्तुत किए गए उनमें पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा, सामाजिक कथा और कल्पना के आधार पर लिखे गए गीति नाट्य और प्रतीकवादी नाटकों का समावेश हुआ है। पौराणिक कथाओं के संदर्भ में यह देखने को इस कालावधि में मिलता है कि जो नाटक लिखे गए हैं वे पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक कथा वस्तु भारतेंदु काल में प्रारंभिक स्थिति की इतिहास को लेकर लिखी गई थी, किंतु जयशंकर प्रसाद के समय में जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए उसमें गुप्त काल के समय का बहुत अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। प्रसादोत्तरकालीन नाटकों में प्रमुख रूप से विषय वस्तु और शिल्प को लेकर दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। 1937 के बाद 1947 अर्थात 10 वर्ष की अवधि, इस अवधि में भारत पराधीन था। 1947 के बाद हम स्वतंत्र होते हैं, किंतु विषय वस्तु में इन दोनों स्थितियों को लेकर किसी प्रकार की विसंगति या मतभेद या विचित्रता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी कथानक नाटककारों ने यहाँ पर चुने उनमें पौराणिक कथा वस्तु को आधार बनाया। पौराणिक कथा वस्तु को उन्होंने आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया और ऐतिहासिक कथा वस्तु को भी आधार बनाया, और जो ऐतिहासिक कथा वस्तु यहाँ पर चुनी गई उनमें मुगल काल और राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव और उस कथा को लेकर स्वतंत्रता की बात उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत की। यह एक विभिन्न प्रकार का दृष्टिकोण था, क्योंकि इसके पहले जैसा कि बतलाया जा चुका है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भारत के मध्यकाल अर्थात गुप्त वंश की कथा को आधार बनाया गया था, किंतु परवर्ती नाटककारों ने गुप्त काल की सीमाओं से बाहर निकलकर इस नए परिवेश में साहित्य की रचना की, विशेषकर नाटकों का सृजन किया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बात देखने को जो विशिष्ट रूप से मिलती है वह यह है कि जो पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए गए उनमें आधुनिक संदर्भों का और स्त्री और पुरुष के अंतर्द्वंद को नए ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इसके अतिरिक्त कल्पना के आधार पर जिन नाटकों की सृष्टि हुई है उसमें मनोविज्ञान, दार्शनिकता और सामाजिकता का बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। ये सामाजिक नाटक उस समय की तत्कालीन समस्याओं को लेकर लिखे गए थे, किंतु इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो समस्याएं प्रस्तुत की गई थी वह मूल केंद्र बिंदु के रूप में स्त्री और पुरुष को लेकर ही थी। इन दोनों के बीच में जो अंतर्द्वंद होता था उस अंतर्द्वंद को बहुत अच्छी तरह से नाटककारों ने प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद के पश्चात के जो लिखे गए नाटक हैं उनमें एक नई दृष्टि देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त इस काल में गीति नाट्यों की रचना भी हुई और कुछ प्रतीकवादी नाटक भी लिखे गए। ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफलता के निकट पहुंच रहे थे। यह पंक्ति विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसके पहले जो नाटक लिखे जाते थे वे अपने साहित्यिकता के प्रभाव के कारण, काव्यत्व के प्रभाव के कारण और अपनी अभिजात्य प्रवृत्ति के कारण एक अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए हुए थे, किंतु परवर्ती नाटक जो लिखे गए हैं उन नाटकों में रंगमंच को भी सम्मिलित किया गया है। रंगमंच से इन नाटकों में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं रहा है।
वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगदीश चंद्र माथुर, देवराज दिनेश और चतुर्सेन शास्त्री का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। ये ऐतिहासिक नाटक अपनी राजनीतिकता, सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर लिखे गए थे। इन नाटकों में प्रेम के प्रसंगों की उपेक्षा की गई है, उसके स्थान पर उन्होंने आदर्शवाद को स्थान दिया है। इनके प्रमुख नाटक हैं प्रतिशोध, संरक्षक, विदा और आन का मान। इस दृष्टि से हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सफल नाटक हुए हैं और उस समय चर्चा में रहे और आज भी इन नाटकों का विशेष महत्व है। इसके पश्चात वृंदावन लाल वर्मा का नाम आता है। वृंदावन लाल वर्मा इतिहास के प्रति सन्नद्ध रहे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। ऐतिहासिक कथाओं पर उन्होंने काफ़ी शोध भी किया है और इस दृष्टि से उनके उपन्यास और नाटक दोनों बहुत चर्चित रहे हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल और ललित विक्रम ये नाटक विशेष चर्चित रहे हैं। ये नाटक घटना प्रधान है और दृश्य विधान की सरलता, सहजता और सरसता यहाँ पर बनी हुई है और भाषा की उपयुक्तता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इसमें संवाद जो लिखे गए हैं वे संक्षिप्त हैं और इन नाटकों में गतिशीलता भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त गोविंद वल्लभ पंत का नाम भी ऐतिहासिक नाटककारों में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत ने राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र ऐतिहासिक नाटकों के दृष्टि से लिखे हैं और ये नाटक भी यहाँ पर काफ़ी चर्चित रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नाटककारों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने अशोक और रेवा नामक नाटक लिखे। सेठ गोविंदास ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की सृष्टि की है उसमें शशिगुप्त, हर्ष और कुलिनता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट ने मुक्तिपथ, दाहर, शक विजय नामक नाटक लिखे। सियाराम शरण गुप्त ने पुण्य पर्व और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गरुड़ ध्वज, वितस्ता की लहरें और वत्सराज नामक नाटकों की सृष्टि की। उपेंद्रनाथ अश्क ने जय पराजय और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने गौतम नंद नामक नाटकों की रचना की। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क 1951 में लिखा गया और यह बहुत चर्चित नाटक रहा है और रंगमंच की दृष्टि से भी इस नाटक की चर्चा आज तक हो रही है। इसके अतिरिक्त देवराज दिनेश ने यशस्वी भोज और मानव प्रताप नामक नाटकों की सृष्टि की और चतुर्सेन शास्त्री ने छत्रसाल नामक ऐतिहासिक नाटक की रचना की। जयशंकर प्रसाद के पश्चात लिखे गए ऐतिहासिक नाटक अपनी कल्पनाशीलता और रंगमंचिता के कारण विशेष रूप से प्रभावी बन पड़े हैं। इन नाटकों में नाटककारों ने भारतीय और पाश्चात्य शिल्प का बहुत अच्छी तरह से समन्वय किया है। भारतीय शिल्प में जो बातें नाटकों को रंगमंच की दृष्टि से असफल बनाती थी उन बातों का भी परित्याग नाटककारों ने किया है। जैसे उन्होंने लंबे लंबे संवादों का बहिष्कार किया है, अधिक पात्रों की आवश्यकता को भी उन्होंने नकार दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वगत कथन और आकाश भाषित कथनों का भी परित्याग किया है। इसके कारण ये नाटक रंगमंच के निकट जान पड़े हैं। इसके अतिरिक्त इन नाटकों में एक बात और विशेष रूप से देखने को मिलती है कि इन्होंने पात्रों के अंतर्द्वंद को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। इसके कारण यहाँ पर पात्रों का चरित्र चित्रण भी बहुत अच्छी तरह से मुखर हुआ है।
ऐतिहासिक नाटकों के बाद पौराणिक नाटक भी इस काल में लिखे गए हैं। कथा पौराणिक नाटकों की जो है उसमें एक विशेष बात इस काल में देखने को मिलती है, वह यह है कि जो नाटक पौराणिक आधार पर लिखे गए हैं उसमें कथा तो पौराणिक है किंतु संदर्भ आधुनिक है और आधुनिक संदर्भों के अनुसार ही उस कथा को व्यक्त किया गया है। यह एक बहुत सफल प्रयोग इन नाटकों में हुआ है। इसके कारण पुरानी कथा भी नई प्रतीत होती है और वह केवल कथा नहीं रह जाती है बल्कि जनजीवन से जुड़ जाती है। यह प्रयोग अच्छे और प्रभावी नाटककारों ने किया है और उनके नाटकों का सफल मंचन भी हुआ है। इसमें पौराणिक आधार पर लिखे गए नाटकों की जो एक नाटककारों की श्रृंखला है बहुत लंबी है और बहुत सारे नाटककारों ने इस तरह की रचनाएं की है। इनमें कुछ प्रमुख हैं सेठ गोविंददास, जिन्होंने कर्तव्य और ययाति नाटक लिखा है। चतुरसेन शास्त्री ने मेघनाद, पृथ्वीराज शर्मा ने उर्मिला, सद्गुरुन शरण अवस्थी ने मझली रानी, रामवृक्ष बेनीपुरी ने सीता की माँ, गोकुल चंद्र शर्मा ने अभिनय रामायण, किशोरीदास वाजपेयी ने सुदामा, चतुरसेन शास्त्री ने राधा कृष्ण, वीरेंद्र कुमार गुप्त ने सुभद्रा परिणय, कैलाशनाथ भटनागर ने भीम प्रतिज्ञा, श्रीवत्स, उदय शंकर भट्ट ने विद्रोहिणी, अम्बा, सागर विजय, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र ने गंगा का बेटा तथा महात्मा ईशा, सेठ गोविंददास ने कर्ण, गोविंद वल्लभ पंत ने ययाति, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नारद की वीणा और चक्रव्यूह, रांगेय राघव ने स्वर्ग की भूमि का यात्री और जगदीश चंद्र माथुर ने प्रादुर्भाव नामक पौराणिक नाटकों की रचना की है। ये पौराणिक नाटक अपने समय के श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में आते हैं और ये नाटक आज भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं। कल्पना के आधार पर जो नाटक लिखे गए हैं वे सामाजिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और दार्शनिक हैं। इस पृष्ठभूमि में लिखे गए ये नाटक अपने आप में अप्रतिम हैं क्योंकि इसमें पात्रों के अंतर्द्वंद को आज की स्थितियों में चित्रित करने का प्रयत्न नाटककारों ने किया है और इसमें सफलता भी उन्हें मिली है। इस श्रेणी के नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने राखी की लाज, बांस की फांस, खिलौने की खोज, केवट, नीलकंठ, सगुन, निस्तार और देखा देखी नाटक की रचना की है। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत ने अंगूर की बेटी, पृथ्वीनाथ शर्मा ने दुविधा, अपराधी और साध नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट ने कमला, मुक्तिपथ और क्रांतिकारी नाटक लिखे हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने छाया और बंधन नामक नाटक लिखे हैं, जबकि प्रेमचंद ने भी उपन्यासों के साथ और कहानियों के साथ साथ प्रेम की वेदी नामक सामाजिक नाटक लिखा था जो उस समय काफ़ी चर्चित रहा था। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने समर्पण नामक सामाजिक नाटक लिखा और दयानाथ झा ने कर्मपथ, जयनाथ नलिन ने अवसान, शंभुनाथ सिंह ने धरती और आकाश तथा राम नरेश त्रिपाठी ने पैसा परमेश्वर नामक नाटकों की सृष्टि की। ये नाटक कल्पना पर आधारित थे किंतु इनमें पात्रों का चरित्र चित्रण और विषय वस्तु की समग्रता के कारण ये नाटक बहुत प्रभावी बन पड़े हैं और इन नाटककारों ने उस समय की स्थितियों में रंगमंच के लिए जो कुछ भी हो सकता था वह सब कुछ किया। और एक तरह से देखा जाए तो इस काल में जो नाटक लिखे गए हैं उन नाटकों ने आने वाले समय के रंगमंच के लिए एक अच्छी भूमिका तैयार कर दी थी। इस समय जो नाटक लिखे गए, जो सामाजिक नाटक, पौराणिक नाटक और ऐतिहासिक नाटक, ये सभी एक विशिष्ट कलेवर में होने के बाद भी
रंगमंच के लिए पर्याप्त संभावनाओं को जन्म दे रहे थे। इन नाटककारों ने जो कुछ भी लिखा वह आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा मानदंड बन गया। कारण इसका यह था कि इन नाटककारों ने पाश्चात्य और भारतीय शिल्प का समन्वय किया और रंगमंच की आवश्यकताओं को महसूस किया। यह एक ऐसा समय था जब नाटककार और रंग निर्देशक के बीच की दूरी समाप्त हो गई थी। पहले ये चीज़ें पृथक पृथक होती थी। पहले नाटककार एक अहम में दबे हुए रहते थे, उसके कारण वे रंगमंच से अपने आप को पृथक मानते थे। पारसी रंगमंच का प्रभाव उन लोगों को इतना भयभीत कर गया था कि वे साहित्यिक रचनाओं में और अपने काव्यत्व का प्रदर्शन करने में और अपनी अभिजात्य पद्धति और प्रणाली और उस प्रकृति को ही वहाँ पर अभिव्यक्त करते थे। किंतु बाद में जो नाटक लिखे गए उनमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और यह नाटक चाहे वो पौराणिक पृष्ठभूमि में लिखे गए हों, चाहे गीति नाट्य के रूप में लिखे गए हों, चाहे प्रतीकवादी हों, चाहे ऐतिहासिक हों, चाहे सामाजिक हों या कल्पना पर आधारित हों, ये सब के सब जनजीवन से जुड़ने लगे, जनजीवन की समस्याओं को अपने में समेटने लगे और उन समाज के अंदर जो उपेक्षित पात्र थे उन पात्रों को उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से साधारणीकरण और रस निष्पत्ति की स्थितियाँ भी इन नाटकों में उपस्थित हुई और जिसने भी इसे पढ़ा अथवा रंगमंच पर देखा उसने इन्हें सराहा और आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन देते रहे, मार्गदर्शक बने। प्रसादोत्तर काल में जो नाटक लिखे गए उसमें कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है। उसमें गीति नाट्य और प्रतीकवादी नाटक भी लिखे गए हैं। गीति नाट्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त ने अनघ, हरिकृष्ण प्रेमी ने स्वर्ण विहान, उदय शंकर भट्ट ने मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, सेठ गोविंदास ने स्नेह या स्वर्ग, भगवती चरण वर्मा ने तारा, धर्मवीर भारती ने अंधा युग, सुमित्रा नंदन पंत ने रजत शिखर और शिल्पी तथा सिद्ध कुमार ने लौह देवता नामक नाटक लिखे। ये नाटक गीति नाट्य थे। इसमें कथोकथन गीतों के आधार पर लिखे गए थे और इसका मंचन भी इसी दृष्टि से हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये नाटक संगीतात्मकता को लिए हुए थे और पात्रों को वहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया और उनके जो संवाद वहाँ पर प्रस्तुत किए गए वह अभिनय की पर्याप्त संभावनाओं को अभिव्यक्त करते प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में प्रतीकवादी नाटक भी लिखे गए जिनमें सुमित्रानंद पंत ने ज्योत्सना, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने छलना, सेठ गोविंदास ने नवरस, कुमार रधे ने नक्शे का रंग और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने मादा कैक्टस और सुंदर रस नामक प्रतीकवादी नाटक लिखे हैं। प्रसादोत्तर काल में कुछ उल्लेखनीय नाटककार भी रहे हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट रचनाओं के द्वारा इस काल में अपनी पहचान बनाई है और हिंदी नाटक को एक नई गति प्रदान की है। इनमें प्रमुख है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर और मोहन राकेश। इन नाटककारों ने जो भी नाटक लिखे हैं वे अपने आप में अप्रतिम हैं और उन्होंने नाटक की रचनाधर्मिता, नाटककार के सम्मान और रंगमंच के लिए उसके प्रस्तुतिकरण के पक्ष को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। मादा कैक्टस, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, कोणार्क, ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो इस समय लिखे गए हैं और आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं और इन नाटकों के द्वारा आने वाले समय में जो रंगमंच की सफलता के आधार बने हैं वह सारे के सारे तत्व, वे सारी के सारी संभावनाएं, वे सारे के सारे गुण इन नाटकों में देखने को मिलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्रसाद के पश्चात जो नाटक लिखे गए वह अब बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने आधुनिक नाटक की सफलता
के जो आधार बनाए हैं वह उस पृष्ठभूमि में आज का जो आधुनिक नाटक है वह रंगमंच के उपयुक्त बन पड़ा है और रंगमंच और नाटक के बीच की दूरी समाप्त हो गई है। इस दृष्टि से प्रसाद के पश्चात के जो नाटक हैं और उन नाटककारों की जो पृष्ठभूमि है और उनका जो प्रदेय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगले कार्यक्रम में हम सन 1960 के पश्चात लिखे गए हिंदी नाटकों की चर्चा करेंगे।